हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और ऊपर वाले से दुआ करते हैं सही सलामत रहें, अच्छे रहें और प्यारे बच्चों बोर्ड की परीक्षाओं के लिए लगातार मेहनत करते रहें, आखिरी उम्मीद तक मेहनत करते रहें, आखिरी मिनट तक मेहनत करते रहें, क्योंकि जो उम्मीदें नहीं छोड़ता है उसे किस्मत भी नहीं छोड़ती है। इसका मतलब ये है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो उम्मीदों का साथ देता है। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड में। बोर्ड के फास्ट ट्रैक रिवीजन के सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं एक नया यूनिट, केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 3 है। बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन होता है तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है A+2B गिव्स आउट 3C प्लस हाफ डी, हाफ मोल ऑफ डी। अब इस इक्वेशन को अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में या इसका रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहें तो ये हो जाएगा R इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1/2 डी बी अपॉन डी टी प्लस 1/c डी सी अपॉन डी टी प्लस 1/1/2 डी डी अपॉन डी टी, दैट मीन्स 2 डी डी अपॉन डी टी हो जाएगा। बच्चों, ये जो आपका स्टाइक्योमेट्री होता है, अगर स्टाइक्योमेट्री डिफरेंट है तो ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट के कंज्यूम होने का रेट ऑफ कंजम्पशन, जैसे ये है ए के कंज्यूम होने का रेट है, किस रेट से ए कंज्यूम होगा, और डी बी अपॉन डी टी बी किस रेट से कंज्यूम होगा, डी सी अपॉन डी टी सी किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, और डी डी अपॉन डी टी डी किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका रेट दिया हुआ है, प्रोडक्शन या कंजम्पशन का रेट। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस पूरे वैल्यू को लेते हैं, दैट इज 1/2 डी बी अपॉन डी टी, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है और ये जो है रेट ऑफ बी के कंजम्पशन का है। उसी तरीके से हम पूरा वैल्यू अगर यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि 1/3 डी सी अपॉन डी टी लेकर के चलते हैं तो ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन डी सी अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ सी का प्रोडक्शन है, और डी डी अपॉन डी टी रेट ऑफ डी का प्रोडक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया रहेगा और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन या कंजम्पशन का रेट पूछा जाएगा। तो ये रेट जो होगा ये सभी के बराबर है, मतलब ये इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया गया है वही रेट ऑफ कंजम्पशन या प्रोडक्शन हो जाएगा, जैसे कि डी अपॉन डी टी, ए के खर्च होने का रेट, कंज्यूम होने का रेट जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर बी किस रेट से खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ये देखना है तो फिर हमें करना है इस पूरे वैल्यू को इक्वल टू इसके लिखना है, दैट इज़ 1/2 डी बी अपॉन डी टी, दैट इज़ 4 × 10⁻²। अब यहाँ से आपको डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस डी बी अपॉन डी टी, माइनस साइन देखिए बच्चों यहाँ पर केवल ये इंडिकेशन होता है कि टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, इसलिए माइनस साइन ले रहे हैं। और अगर यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं तो फर्क नहीं है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का हमको कंसिडर करना है। तो डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 10⁻⁵, बिकॉज ये 2 जो होगा ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसी तरीके से सी के प्रोडक्शन का रेट क्या होगा, तो डी सी अपॉन डी टी ये क्या होगा, यहाँ पर 1/3 डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻², और ये 3 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 12 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसी तरह डी के लिए भी होगा। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। तो बात इसमें ये होता है कि आपसे आर पूछा जा रहा है या किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कंजम्पशन या प्रोडक्शन का रेट पूछा जा रहा है, तो ये हम इस हिसाब से कर लेंगे। अगर किसी एक का कंजम्पशन का रेट दिया हुआ है, रिएक्शन का रेट पूछा गया, तो ये पूरी वैल्यू को लेकर के चलेंगे। तो बच्चों, इसमें ये इस तरह का
टाइप 1 क्वेश्चन जो बनता है पूछा जाता है, ज़्यादातर ये MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, टाइप 2 का क्वेश्चन जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पर होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन है या रेट एक्सप्रेशन जो होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म के एक्सपोनेंट का सम होता है, जिसको n से डिनोट कर रहे हैं, तो n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये x और y जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के जो भी रिएक्टेंट हैं उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो बच्चों जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन का रेट इक्वेशन दिया हुआ है, R इक्वल टू के A टू द पावर 1 B टू द पावर 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, थर्ड है। अब इसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ए और बी का जैसे वैरी कराएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उस हिसाब से वैरी करेगा। जैसे अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो केवल ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन केवल डबल करेंगे तो रिएक्शन का रेट 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ पर अगर हम 2 करते हैं तो ये 2 टू द 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 टू जा 4, तो 4 टू जा 8 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, 2 इंटू 2 पावर 2 दैट इज 8 टाइम्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर पर बेस्ड सिंपल एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, उस पर हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है, ये आता है रेट कांस्टेंट के यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए एक जनरल इक्वेशन आप याद रखेंगे रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए, K इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब इसमें जो भी ऑर्डर आपको देखना है, ऑर्डर्स 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वहाँ पर n की वैल्यू रख दीजिए। उसके हिसाब से जैसे 0 ऑर्डर रखेंगे तो ये n की वैल्यू 0 होगी, और पावर पे 1 ही के यहाँ बचेगा, तो ये आएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, समथिंग पावर वैल्यू क्या होगा, समथिंग पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो केवल सेकेंड इनवर्स बचेगा, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा 0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो n की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का पावर में मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो मोल का पावर माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, मोल पावर माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से ये यूनिट याद रख सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ में क्लब करके पूछा जा सकता है इसको। अब आते हैं थर्ड टाइप का, फोर्थ टाइप के क्वेश्चन इसमें क्या बनते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से क्वेश्चन। अभी हम लोग यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो देखिए बच्चों, इसमें दो आपको केवल ऑर्डर पढ़ना है, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझें। ये केवल आपको इक्वेशन ना भूले उसको रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पर मैंने इंटीग्रल फॉर्म को लिया है, डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में चेंज किया। माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर पावर 0, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का 0 पावर जो होता है वो 0 ऑर्डर के लिए शो कर रहा है। तो डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी इसको लिख सकते हैं। बोथ साइड इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल टू आर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। बच्चों यहाँ आई जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब अगर हम t की वैल्यू 0 लेते हैं तो t इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, t अगर 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल वाला ही होगा, इसलिए r को r नॉट के बराबर कर दिया। और ऐसे केस में क्या होगा, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी तो r नॉट की वैल्यू i के बराबर हो जाएगा, और i की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन के आया। बेसिकली यही इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर्म का इक्वेशन 0 ऑर्डर के लिए कहेंगे। अगर इसको हम देखें तो ये इक्वेशन y एक्सिस पे अगर r को प्लॉट करते हैं और x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, और यहाँ से स्लोप हमारा माइनस के होगा। तो r वर्सेस t का कर्व जो होगा ये आपका r वर्सेस t के कर्व में क्या हो जाएगा,
स्लोप इसका माइनस के आएगा। अब ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन का जो फॉर्म है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो ये भी आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन का ही फॉर्म है। तो बच्चों ये जीरो ऑर्डर के लिए आपका हो गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गया। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए बात करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन जो होता है उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और कई डिफरेंट फॉर्म में इसको लिखा जाता है और कई डिफरेंट फॉर्म में इसमें ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो वी हैव दैट इज फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन में क्या होगा, ये आपका बन जाएगा दैट इज माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर पावर वन। आर पावर वन की वैल्यू वन होगी और आर के टर्म को यहाँ पर ले आते हैं। ये हम लोग इक्वेशन को इस फॉर्म में रीअरेंज कर देते हैं। डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के टी के डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करें अगर तो ये आपका आ जाएगा, आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी आपकी डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स या लॉग एक्स। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ लग रही है। तो ये बनेगा आपका एल एन एक्स एल एन आर, ये बन जाएगा आपका एल एन आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस आई। अब इसमें अगर हम टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट एंड दैट इज इक्वल टू आई होगा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर हम टी इक्वल टू ज़ीरो लेते तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर के आई की वैल्यू आर नॉट के टर्म में रखते हैं तो इक्वेशन हमें मिलकर आता है यहाँ पर एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ये इक्वेशन बना। तो बच्चों इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये भी फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एल एन आर को y एक्सिस पर, टाइम को x एक्सिस पर अगर प्लॉट करते हैं तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c जो होगा एल एन आर नॉट के बराबर होगा और स्लोप हमारा k आएगा। तो इस तरीके से जो कर्व आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का आएगा, किसके बीच में कर्व ले रहे हैं, एल एन आर वर्सेस टाइम। तो ये स्लोप आपका आ जाएगा माइनस के। याद रखना है बच्चों, ये आपका किसके बीच में कर्व है, एल एन आर वर्सेस टाइम का कर्व ले रहे हैं। तो इसमें स्लोप आ रहा है माइनस के। अब फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसी को लॉग के फॉर्म में ले जाते हैं। अगले फॉर्म में आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर के लिए जो स्लोप आ रहा था वो आर वर्सेस टी का आ रहा था। जीरो ऑर्डर में आर वर्सेस टी आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में एल एन आर वर्सेस टी का के आ रहा है। अब इसी इक्वेशन को हम देखें लॉग के टर्म में ले जाएं, अगर ये जो इक्वेशन दिया है इसको लॉग के टर्म में ले जाएं तो क्या बनेगा, यहाँ से लॉग देखिए एल एन का टर्म है, एल एन टर्म को अगर नेचुरल लॉग को बेस 10 पर ले जाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, 2.303 लॉग आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग आर नॉट। अब देखिए 2.303 का दोनों साइड में हम डिवाइड कर दें तो ये हमको यहाँ से मिलेगा लॉग, नया इक्वेशन लॉग आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग आर नॉट। यहाँ से ये इक्वेशन मिल रहा है, दिस इज आर, ये आपका आर होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये अगेन जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपका अगर लॉग आर, जहाँ एल एन आर की जगह अगर हम लॉग आर लेते हैं तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो होगा वो लॉग आर नॉट मिलेगा और x एक्सिस पर अगर हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं
टाइम इक्विवेलेंट टू एक्स, अगर एक्सिस पे ले रहे हैं तो हमारा जो स्लोप आएगा m, ये आएगा आपका -k/2.303। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से समझे। ये वाला जो ग्राफ आएगा यहाँ से, ये आपका log, दिस इज log r अपॉन वर्सेस टाइम। इसको अगर देखेंगे तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा, डिक्रीजिंग कर्व है, और ये आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा log r नॉट, log r नॉट, और इसका स्लोप जो मिलेगा, ये बस ये ध्यान रख लेना है, इसका स्लोप जो आएगा वो आएगा स्लोप इक्वल टू -k/2.303। देखिए ये होगा -k/2.303, इसका स्लोप आएगा जब हम किसके किसके बीच कर्व ले रहे हैं। दिस इज log r वर्सेस t, log r वर्सेस t का कर्व है ये, log r वर्सेस t का कर्व में ये स्लोप आ जाएगा। अब बच्चों इसमें एक स्लोप और बनता है, इसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को लेकर के, यही सेम इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लेकर के चलें, log r नॉट वाला जो टर्म है इसको आपने क्या कर, इसको -kt/2.303 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका kt/2.303, और r नॉट इधर है और इसको r को इधर ले आए तो ये हो जाएगा क्या, log r नॉट माइनस log r। तो log ए माइनस log b का फॉर्म हो गया, ये हो जाएगा आपका kt/2.303 इक्वल टू log r नॉट अपॉन r, log r नॉट अपॉन r। अब हम करें क्या, अगर हम टर्म देखते हैं तो k कांस्टेंट है यहाँ पर, वेरिएबल टर्म है टाइम और r नॉट अपॉन r, तो इसको हम इसमें रिलेट कर सकते हैं कैसे, log r नॉट अपॉन r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे केस में हमारा कांस्टेंट जो टर्म आएगा k/2.03, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो ऐसे केस में आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, और ये कर्व जो होगा हमारा आएगा, ये किसके किसके बीच में कर्व देख रहे हैं हम लोग, ये है आपका log r नॉट अपॉन r, log r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम का कर्व देख रहे हैं, तो ये होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, और अब इसका जो स्लोप आएगा ये आएगा k/2.303। अंतर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया log r था और टाइम था, यहाँ क्या है log r नॉट अपॉन r है, तो जब log r केवल ले रहे थे तो -k/2.303 आ रहा था, log r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम में तो होगा ओरिजिन से पास हो रहा है, अब ये नेगेटिव स्लोप नहीं है, अब ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन में ही आ रहा है, और ये नेगेटिव स्लोप था इसलिए नेगेटिव साइन में आ रहा था। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कह दिया गया कि log r वर्सेस टाइम, यहाँ पर दिया log r वर्सेस टाइम का जो कर्व है, अगर उसका स्लोप आपको दे दिया, सपोज इसका स्लोप दे दिया आपको 2.5 इंटू 10⁻², इस कर्व के लिए स्लोप दिया है, और आपको कर्व का स्लोप दे दिया, लेकिन आप हो सकता है कि ग्राफ दे, लेकिन इसमें ये जो दिया गया है, ये टर्म ना लिख करके केवल स्लोप लिख दिया, ये स्लोप है, और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यही सेम दिया हो, और आपसे पूछ दिया जाए कि अब बताइए कि इसका रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है, तो इसका सीधा मतलब है ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा वो इसके बराबर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2.303, दैट इज इक्वल टू क्या होगा k/2.303, ये वैल्यू होगी। तो अब यहाँ से आप के निकाल लेंगे, के की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ये इसके साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा, और के की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। और अगर इसमें, क्योंकि ये डिक्रीजिंग कर्व है, तो के जो आएगा वो नेगेटिव टर्म दिखा रहा है, उससे नहीं मतलब है कि टाइम के साथ में रिएक्शन तो वैसे भी रिएक्टेंट कम होता जाएगा, कॉन्संट्रेशन कम होता जाएगा। अगर यही टर्म आपको दे दिया जाए कि स्लोप ऑफ log r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम, इसका स्लोप दे दिया गया है,
तो फिर हम इसके स्लोप को कंपेयर करें, जैसे इसका दे दिया 1.5 टू इंटू -3, तो ये जो टर्म होगा ये किसका है, इस स्लोप की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। तब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या एक्सटेंड करता है, आपसे दे दिया गया कि log r0 अपॉन r वर्सेस टाइम का कर्व जो दिया है, इसका स्लोप आपको दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ अब क्या करेगा, अब से पूछ दिया कि इसका t हाफ क्या है, इसका पूछ दिया t हाफ क्या है, या पूछ दिया गया कि टाइम बताइए, इसका टाइम बताइए जब ये 60% कंप्लीट हो रहा है, जब 60% कंप्लीट हो जा रहा है तो कितना टाइम लगा होगा। तो बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और के का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है टी हाफ और के का रिलेशन, टी हाफ इक्वल टू, इसमें आपका आता है टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन के। अब यहाँ से के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, स्लोप अगर दिया गया है तो के निकाल सकते हैं, और के की वैल्यू यहाँ पुट करके टी हाफ निकाल सकते हैं, टी हाफ सॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर टाइम पूछा जाए, 60% जब कंप्लीट हो जाता है वो टाइम पूछा गया है, तो 60% कंप्लीशन के बाद में जो टाइम आएगा, कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो हमको फिर से क्या होगा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन का फॉर्म में ये दिया होता है, ये इक्वेशन है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग r0 अपॉन r। तो यहाँ से तो हम टी हाफ निकाल ही चुके हैं, के की वैल्यू फाइंड हो चुका है, तो टाइम निकालना है टी, तो ये क्या होगा 2.303 अपॉन के, और यहाँ से हो जाएगा लॉग 60% कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, तो 60% दैट, इसमें क्या क्वेश्चन दिया रहता है, रिड्यूस टू रिड्यूस बाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। रिड्यूस टू अगर कह दिया रिड्यूस टू 60%, जैसे यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा और कह दिया रिड्यूस टू, इसका क्या मतलब है, reduced to 60%। reduced to 60% का मतलब ये है कि 100 था और 60 पे आ गया, ये वो इसका मतलब हुआ reduced to का मतलब। अगर कह दीजिए reduced by 60%, reduced by 60%, reduced by 60%, इसका मतलब क्या था कि 100 था, 60% रिड्यूस हुआ है, यानी कि बचा है 40% केवल। रिड्यूस बाई का मतलब सेपरेशन से रिलेटेड है, सेपरेशन मतलब कि 60% बिल्कुल अलग हो गया, तो बचा कितना 40%, और रिड्यूस टू 60% का मतलब ये हुआ कि घटते हुए 60% पे आ गया है, तो ये ध्यान रख लेना है आपको। अब बच्चों इसमें क्या करना है हमको, अगर ये क्वेश्चन दे दिया ऐसे रिड्यूस टू दिया है, तो रिड्यूस टू का मतलब कि 60% पर आ चुका है, तो अब यहाँ पर हमारा जो होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हमने ले लिया 100, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो होगा 60। अब आपको के की वैल्यू मालूम है और इसको हमने सॉल्व कर लिया, टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा उसको 60% रिड्यूस होकर आने में, या फिर ये कह सकते हैं कितना टाइम लगेगा रिड्यूस बाई 60%, रिड्यूस टू 60% में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो भी ग्राफ आ रहे हैं वो हो जाएंगे। अब बच्चों इसमें लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, इसके बाद आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, अरेनियस इक्वेशन का यूज होता है, कोलिजन थ्योरी आती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, देखिए रिमाइंड कराना चाहेंगे आपको, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड, आपसे गुजारिश है कि हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि हम जो भी कमियां हैं उस पर कमेंट्स करें, कोशिश करेंगे सुधारने की। बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में आते हैं। अरेनियस इक्वेशन इसमें फॉलो होता है। अरेनियस इक्वेशन के में होता है आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल टू होता है ई टू द रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। देखिए यहाँ पर भी आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है और साथ ही साथ ग्राफ बेस्ड बनता है कि यहाँ रेट कांस्टेंट है, ए अरेनियस फ्रीक्वेंसी है और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर केल्विन में है, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, एनर्जी के टर्म में है। यहाँ से हम आर की वैल्यू जो रखते हैं 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूज़ करते हैं वैल्यू। और टेम्परेचर केल्विन में यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर केल्विन में यूज़ करते हैं। ई एक्टिवेशन एनर्जी है, जूल में लेते हैं। अगर हम इसका दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं नेचुरल लॉग, तो ये हो जाता है ln k इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी, क्योंकि ये होता है आपका ln e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू सॉरी यस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, या फिर कह लें ये आपका ऐसे भी लिख सकते होता है log e पावर माइनस एक्स इक्वल टू या e पावर एक्स इक्वल टू एक्स कर सकते हैं, माइनस के साथ है तो माइनस आएगा। ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ हो रही है। अब इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नॉर्मली हर केस में आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉलो होगा, तो यहाँ पर ये एम एक्स फॉलो कर रहे हैं और ये जो है सी होगा। अब इसका अगर हम देखें तो ग्राफ हम इसमें ले रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी, तो टेम्परेचर को वेरी करा रहे हैं। टेम्परेचर हम यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म ले रहे हैं, इसको 1/, इसको यहाँ से हटा करके हम 1/T भी लिख सकते हैं। तो हम ले रहे हैं एक ग्राफ, इसमें किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज़ ln k वर्सेस 1/T, 1/T के बीच में। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और नेगेटिव स्लोप होगा, इसमें डिक्रीजिंग कर्व है, और इसका स्लोप जो आएगा माइनस ए अपॉन आर होगा, माइनस ए अपॉन आर होगा। और यहाँ पर इंटरसेप्ट अरेनियल फ्रीक्वेंसी ln a के बराबर होगा। तो कर्व हम इसमें 1/T और k के बीच ले रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर है और जो स्मॉल टी ले रहे थे वहाँ पर क्या था, वो टाइम था। ये बात का ध्यान रहे, 1/T और k के बीच का कर्व है और वहाँ टाइम का कर्व था, जो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंसी का था। अब इस कर्व को हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं ln k की जगह। अब देखिए यहाँ पर हमने नेचुरल लॉग की जगह पे लॉग बेस 10 लेते हैं, तो क्या होगा, इसको हम कर दिए 2.303 से, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रखे हैं जहाँ पे ln आ रहा है। तो ln की जगह क्या होगा 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस ए अपॉन आर टी कर लीजिए यहाँ पर। अब दोनों तरफ क्या है 2.303 से डिवाइड दे दें, तो ये बन जाएगा आपका log के इक्वल टू log ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। अब इसमें हम टी को हम इस तरीके से ना लिख करके 1/T लेते हैं, तो फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, एक्स एक्सिस पर 1/T ले रहे हैं और m की जगह पर ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ रहा है और ये हो जाएगा, ये c हो जाएगा। अब इसका स्लोप लेते हैं, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा अलग देखते हैं, बड़ा ही अच्छा ग्राफ है। इसको हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ले रहे हैं, तो y एक्सिस पे log k ले रहे हैं, log k, और x एक्सिस पर 1/T ले रहे हैं। टेम्परेचर है यहाँ पर 1/T, अगेन रिमाइंड करा रहे हैं टेम्परेचर है। अब इसमें क्या होगा, फिर से ये नेगेटिव स्लोप होगा और स्लोप क्या आएगा इसका माइनस ए अपॉन 2.303 आर। बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम ln वाला टर्म ले रहे थे तो ए अपॉन आर केवल आ रहा था, और अगर लॉग का टर्म ले रहे थे तो 2.303 यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका log के और 1/T का कर्व है। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि
क्वेश्चन ग्राफ से बेस्ट कैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे कह दिया जाए कि यहाँ ध्यान देंगे, आपसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन इस तरीके से कि द स्लोप ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t इज, इसका स्लोप मतलब इन दोनों ग्राफ के लिए इस ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका स्लोप जैसे आपको दे दिया कि 1.5 इंटू 10⁻², समथिंग कुछ वैल्यू आपको ये दे दिया, इसका स्लोप है, इस लॉग के वर्सेस 1/t का स्लोप है। स्लोप ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t इज, ये दिया गया है, तो ये स्लोप किसके बराबर है, -a/2.303 का है, लॉग के टर्म में जब दिया है। अब यहाँ से हम पूछ दिया जाएगा कि इसका आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो बस सीधा इसको कंपेयर करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। आर की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे 8.314, और ये जो एनर्जी आएगी यहाँ से जूल के टर्म में आएगी, किस टर्म में आएगी, जूल के टर्म में आएगी। तो ग्राफ से सीधा कंपेयर कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी। इस तरीके से यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अब इसके बाद बिल्कुल लास्ट में आपका एक आता है, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालें, उसके बेस पर, दो डिफरेंट टेम्परेचर के बेस पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कंपेयर करें। तो जैसे ये फार्मूला होता है दो डिफरेंट वेरिएबल टेम्परेचर के लिए, log K2/K1, ये डेरिवेशन अरेंज इक्वेशन से ही आया है। बच्चों यहाँ पे आपको फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, इसलिए डेरिवेशन से ज़्यादा नहीं मतलब होना चाहिए। फार्मूला यहाँ बनता है आपका A/2.303R। अब क्योंकि टेम्परेचर का टर्म यहाँ ले रहे हैं तो टी यहाँ गलती से भी नहीं लिखेंगे, 1/T1 - 1/T2 ये हो जाएगा। और याद रखें टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है, किस में लेना है, केल्विन में टेम्परेचर लेना है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। अब क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आता है, जैसे अगर कह दिया गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टेम्परेचर जो था T1 है, अगर ये कह दिया आपका 27 डिग्री सेल्सियस है और 27 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट जो है कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, जैसा भी टेम्परेचर पूछ दिया, 10 डिग्री 20 डिग्री किसी भी टेम्परेचर पे पूछ दिया, तो T1 दे दिया है और T2 की वैल्यू अगर उन्होंने कह दिया कि 10 डिग्री बढ़ाने पर, तो 27 की जगह ये 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, 273 + 273 इसमें ऐड करके, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन और ये हो जाएगा 310 केल्विन, 310 केल्विन हो जाएगा। अब ये दो टेम्परेचर हमें अलग अलग मालूम चल गए। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि रिएक्शन का रेट जो है कि डबल हो गया, तो रिएक्शन का रेट डबल हो गया, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, डबल हो गया होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, log K2/K1 की वैल्यू जो होगी वो 2/1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा log 2/log1 इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू आप आर के साथ में पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे और फिर पूछा जाएगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, A/2.303 R 1/300 - 1/310। अब ये वैल्यू पुट करके ये निकालेंगे, एनर्जी जूल के टर्म में आएगा। log 2/log1 है तो सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका log 2 ही, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log की वैल्यू ऐसे आपको जनरली दिया रहेगा A/2.303 R, और बाकी वैल्यू 1/300 - 1/310 सॉल्व कर लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी। तो ये लास्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी पर बेस्ट क्वेश्चन इस तरीके से रहता है। तो बच्चों ये आपके काइनेटिक्स में जितने तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जिनमें डायग्राम ग्राफ हो सकते हैं, क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उससे रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स के जो होते हैं वो परसेंटेज बेस दिया जाता है इस फॉर्मूले पर, इंटीग्रेटेड इक्वेशन पर, दैट इज K = 2.303/T log
आर नॉट अपॉन आर और टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन के, इस पर क्वेश्चन रहता है। तो आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, आर क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, के है रेट कांस्टेंट है, टाइम है टी, और यहाँ टी हाफ और ये रेट कांस्टेंट है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 50% कंप्लीट 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा। तो आपको सबसे पहले उसमें क्या होगा, के दिया होगा, ये टी हाफ दिया होगा, टी हाफ से के निकालेंगे, के की वैल्यू इसमें पुट करके अगर कह दिया कि 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 60% कंप्लीट हो गया, मतलब 40% बचा रहा, तो आर की वैल्यू 100 लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगा 40 लेंगे, तो log 40/100 ये वैल्यू यहाँ से log 40/100 करेंगे, और फिर यहाँ से टी हाफ की वैल्यू का यूज करके के निकाल लेंगे, के की वैल्यू यहाँ रख के टाइम निकाल लेंगे। ये एकदम सिंपल एक क्वेश्चन होता है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप के। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लगभग आधे घंटे या 35-40 मिनट के वीडियो में हमने पूरी कोशिश करी है कि न्यूमेरिकल सेक्शन में जितना हो सके आपको हिंट और जितना हो सके गाइड करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें आप तक इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो बनाने की। थोड़ा सा साउंड और सिस्टम की अभी थोड़ी समस्या आ रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे अपडेट करने के लिए। आपका पूरा सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।